अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन टॉपिक की मास ट्रांसफर में। एब्जॉर्प्शन सेम ही एक्सट्रैक्शन की तरह है, लेकिन इसमें हम लोग गैस फेज में डील करते हैं। मेरे पास ये है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में मेरे पास नीचे से आता है गैस जिसका कंपोजिशन Y1 होता है, और जो मेरा एग्जिट गैस निकलता है वो मेरा Y2 होता है। अब Y1 और नीचे से जो गैस निकलता है वो जाता है, उसका फ्लो रेट होता है G1, और जो बाहर निकलता है उसका भी फ्लो रेट सेम ही होता है। हमें सॉल्यूट होता है उसका फ्लो रेट सेम होता है, ठीक है। तो G1 भी सेम, GS और G1 दोनों का फ्लो रेट सेम होता है। GS होता है सॉल्यूट फ्री बेसिस पे मेरा गैस का फ्लो रेट होता है। मेरे पास Y1 होता है, Y1 का वैल्यू क्या होता है, C/B होता है, और यहाँ पे Y2 है वो भी C/B होगा। यहाँ से हम लोग डालते हैं X2 जिसमें LS होता है। LS होता है मेरा लिक्विड। हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं कि C सॉल्यूट है, B मेरा सॉल्वेंट, मेरे पास गैस फेज में है पूरा। यहाँ पे मेरा C/A होता है, सॉरी ये C/A है और ये भी C/A है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे C+A होता है। अब मेरे पास ये है सॉल्यूट, सॉल्यूट किस में है, सॉल्वेंट में है, और A क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। तो पूरा सॉल्यूशन ये सब मेरा किस फेज में, गैस फेज में है। अब हमें क्या करना है कि A और C को, A में से C को हटाना है। उसके लिए हम लोग X2 यूज़ करते हैं। X2 क्या है, LS यूज़ करते हैं। LS मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के फिजिकल कांटेक्ट में ऊपर से सॉल्वेंट आएगा काउंटर करंट वे में, ऊपर से सॉल्वेंट आता है, नीचे से गैस फेज में सॉल्यूट आता है। अब सॉल्यूट से जो C है वो चला जाएगा X2 में, और यहाँ से X1 बाहर निकल जाएगा, और X1 क्या हो जाएगा, इसमें C आ जाएगा। लेकिन पूरा एब्जॉर्प्शन और पूरा एक्सट्रैक्शन 100% तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम लोग का कुछ मात्रा में C तो बाहर भी निकल जाता है और C यहाँ पे भी आ जाता है लिक्विड फॉर्म में। हम लोग चाहते हैं कि 100% हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 80 से 90% एक्सट्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे C/B आएगा। यहाँ पे भी मेरा इक्विलिब्रियम रिलेशन होता है कि y=2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 2 है मेरा इक्वेशन ऑफ मतलब इक्विलिब्रियम, स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन क्या हो गया, m हो गया मेरा 2। अब यहाँ पे क्या होता है कि a होता है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर वही स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन डिवाइडेड बाय, मतलब m ऑफ ऑपरेटिंग लाइन डिवाइडेड बाय m ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन। तो यहाँ से मेरा निकल जाता है, और ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप क्या होता है, LS/GS होता है डिवाइडेड बाय m। तो LS/mGS मेरा हो जाता है a, और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है हमेशा। और जो मेरा LS होता है वो मेरा LS मिनिमम होता है। फिर इस एब्जॉर्प्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा डायग्राम से इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ करते हैं, और वहाँ से हम लोग निकालते हैं। ये मेरे अगर y=2x वाली लाइन है, हमें क्या पता है, हमें y1 पता रहता है, उससे हम लोग y2 निकाल सकते हैं। कैसे, हमें लिखा रहता है कि 80% एब्जॉर्ब हो गया। जब 80% एब्जॉर्ब हो गया तो 20% बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास इसका फ्लो पता है, उससे हम लोग C का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है मेरा सॉल्यूशन में। तो C निकल गया। अब C निकल गया तो वहाँ से मेरा C और A दोनों निकल जाएगा, क्योंकि अगर वही सेम केस है कि अगर मेरा सॉल्यूशन A+C मेरे पास अगर 1000 है और बोल दिया है कि 20% इज सॉल्यूट, तो C 20% है, मतलब 200 है, और A कितना है, 800 बचा रिमेनिंग। और इसमें से लिखा है कि 80% इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब रिमेनिंग क्या होगा, 20%, और 20% ऑफ 200 इज 40, तो C=40 हो जाएगा बाहर जो निकला, और A तो सेम अमाउंट में ही रहेगा। जो A होता है इसी को हम लोग GS बोलते हैं। यही मेरा A जो है, क्योंकि A प्योर सॉल्वेंट है इसमें, और ये गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, लेकिन ये जो गैस फेज में है ये मेरा प्योर सॉल्यूट फ्री बेसिस पे, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, C नहीं है। और जो G1 होता है, मतलब जो कि G1 है, G1 क्या होगा, वो 1000 होगा, ठीक है। G1 जो होगा वो मेरा 1000 होगा। वहाँ से इसमें मेरा सॉल्यूट भी रहता है, तो ये गैस फ्लो रेट है, और GS क्या होता है, G1 1 - Y1। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या Y1 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से हम अगर देखें, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो GS क्या है, सॉल्यूट फ्री बेसिस पर है, तो ये मेरा कितना आया, 800। G1 कितना आया, 1000, 1 - Y1, तो ये आ रहा है 0.8 बराबर 1 - Y1, तो Y1 कितना आ गया, 0.2। Y1 कितना आया, 0.2, मतलब कि ये जो मेरा वैल्यू आएगा वो 0.2 के बराबर होना चाहिए। अब Y को होता क्या, C/A होता है। अब C कितना है, ये है A है, 1/4 आ रहा है, जो कि 0.25 के आसपास आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.25।
0.25 ये लेकिन मेरा मोल फ्रैक्शन आया है, मोल रेशियो आया है, ये मेरा क्या है, मोल रेशियो है 1/4। और मोल इससे हम अगर ये निकालेंगे तो कैपिटल वाई बाय 1 प्लस कैपिटल वाई होता है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4 होता है 5/4, 4 से 4 कट गया, 1/5 इक्वल टू 0.2 आ गया। तो हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया कि ये ऐसा होता है। तो G1 माइनस Y1 करा, वहाँ से Y1 आया। Y1 जो होता है वो मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन है, और ये जो Y होता है ये मोल रेशियो होता है। मोल रेशियो क्या होता है, C/A है। तो C/A निकालने के लिए C/A, अब C हमारे को पता है, C क्या है 200 है, और A कितना है 800 है, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया तो 0.25 हो गया। अब स्मॉल वाई से कैपिटल वाई का रिलेशन होता है ये, और कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का रिलेशन होता है ये। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं चेंज करके। तो स्मॉल वाई निकालना था क्योंकि हमें देखना था कि क्या ये 0.2 के बराबर आ रहा है, और यहाँ से हमने देखा कि हाँ ये सही में आ रहा है, तो ये वेरीफाइड है। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम लाइन की बात कर रहे थे। ये हमें पता है कि ये वाई होता है, ये होता है एक्स। वाई मतलब मोल फ्रैक्शन गैस फेज में और लिक्विड फेज में। Y1 हमारे को पता होता है, Y1 ज़्यादा होगा, फिर Y2 होगा, X2 0 होता है, क्योंकि ये हम लोग मानते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंटली यूज़ किया है। जब भी प्योर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो X2 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। 0 हमने पुट किया, Y1 Y2, Y1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा X1 आता है वो मेरा इक्विलिब्रियम लाइन से आएगा। तो x1 इक्वल टू y1/2 करेंगे, वहाँ से मेरा x1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इज इक्वल टू होता है ls मिनिमम डिवाइडेड बाय gs। तो अगर हमारे को पूछता है, ये पता होगा, ये पता होगा, gs भी पता होगा क्योंकि gs पता है। GS कितना है इस केस में, 800 है। तो ये पता होगा, तो हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो रिक्वायर्ड होगा एब्जॉर्प्शन के लिए और सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और 80% बाहर निकालने के लिए, वो होगा LS मिनिमम के बराबर, और वो मेरा इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास आता है वही नंबर ऑफ स्टेजेस निकालने का भी फॉर्मूला, जो कि हमने एक्सट्रैक्शन में भी बात करी थी कि क्रेमसर इक्वेशन होता है। क्रेमसर इक्वेशन में क्या होता है, क्रेमसर इक्वेशन उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेजेस n इक्वल टू, यहाँ आता है y1 माइनस mx2 डिवाइडेड बाय y2 माइनस mx2 इंटू 1 माइनस 1/a प्लस 1/a डिवाइडेड बाय ln ऑफ a। ये मेरा इक्वेशन होता है। इसके बाद मेरे पास आता है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट। ये क्या होता है, ये बताता है कि कितना, ये बताता है ईज या डिफ़िकल्टी ऑफ सेपरेशन, कि कोई भी सेपरेशन जो है वो कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ड्राइविंग फोर्स के। अब मान लीजिए कि मेरे पास ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या मेरा ड्राइविंग फोर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो मेरा सेपरेशन आसान हो पाएगा? तो अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो सेपरेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो मतलब सेपरेशन आसानी से नहीं हो पाएगा तो NTU क्या होगा, कम होगा। तो NTU क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और मतलब सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और तो ये बताता है। अब NTU निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूले होते हैं। वो क्या होते हैं कि वैसे तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय वाई स्टार वाई माइनस वाई स्टार होता है। तो जिसको सॉल्व करने के बाद हम लोग निकालते हैं y1 माइनस y2, ये सब मोल रेशियो में है, डिवाइडेड बाय y माइनस वाई स्टार एट लॉग मीन। लॉग मीन टेम्परेचर मतलब लॉग मीन होता है y माइनस वाई स्टार। लॉग मीन का क्या फॉर्मूला होता है, y1 माइनस y1 स्टार माइनस का y2 माइनस y2 स्टार डिवाइडेड बाय ln ऑफ y1 माइनस y1 स्टार डिवाइडेड बाय y2 माइनस y2 स्टार। इसके बराबर होता है मेरा y माइनस वाई स्टार लॉग मीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये पता होगा तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करके ये सब पता होना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, मेरे पास है ये इक्विलिब्रियम लाइन, फिर से हम बना देते हैं, ये रहा। अब हमारे को पता क्या होता है कि y1 और y2 तो पता होता है, ये और ये दोनों वैल्यू तो हमारे को पता होती हैं y1 और y2 की। तो y1 और y2 तो हम लोग प्लॉट कर देंगे, वहाँ से हम लोग x1 में निकाल सकते हैं। लेकिन हमें x1 की ज़रूरत नहीं है, हमें y1 स्टार की ज़रूरत है। अब y1 स्टार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास हमने एक बैलेंस वाली इक्वेशन लगानी होती है। क्या होती है वो, कि कितना इनलेट हो रहा है, मतलब GS इनलेट क्या हो रहा है, GS y1 प्लस LS x2 इनलेट इनलेट, ये हो गया इनलेट और वो हो गया इनलेट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, GS y2 प्लस LS x1। ठीक है, अब हम लोग ये आ गया तुम्हारा निकलने वाला इक्वेशन, इनलेट वाली और आउटलेट वाली बराबर कर दिया। अब GS हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बराबर LS x1 माइनस x2 बोल सकते हैं।
इस इक्वेशन में हमारे को पता होना चाहिए कि GS कितना है और LS पता होना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग यहाँ से x1 निकालेंगे और x2 तो 0 होता है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब इस x1 की वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम लोग y1 निकालेंगे ना, x1 की कॉरस्पॉन्डिंग जब हम लोग y1 निकालेंगे, वो मेरा y1 स्टार का वैल्यू होगा, जो इक्विलिब्रियम रिलेशन से निकलेगा। वो y1 स्टार हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। जैसे हमारे को पता है कि y1 का वैल्यू तो पता चल गया, हमारे को y1 की वैल्यू पता है। अब x1 की वैल्यू हमने इस बार इक्विलिब्रियम रिलेशन से नहीं निकाली है, हमने कहाँ से निकाली x1 की वैल्यू, बैलेंस लगा करके, GS y1 माइनस y2 बराबर LS x1 माइनस x2 करके जो हमने x1 की वैल्यू निकाली, उस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इक्विलिब्रियम लाइन में देखा कि वो y1 की वैल्यू कहाँ आ रही है, और वो जो मेरी y1 की वैल्यू होगी वो y1 स्टार की वैल्यू के बराबर होगी। तो उस y1 स्टार की वैल्यू हमारे को यहाँ से मिल जाएगी, और y2 स्टार की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वो mx2 के प्रोपोर्शनल आएगा। तो x2 तो 0 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो 0 ही आएगा, और ये x2 इक्वल टू 0 है, इसलिए y2 स्टार 0 होगा, y1 स्टार कुछ वैल्यू आएगा। y1 की भी वैल्यू पता है, y2 भी पता है। y1 और y2 इज इक्वल टू, तो हम लोग ये वाला रिलेशन निकालते हैं ना, LS मिनिमम बाई GS, तो वो हमें अभी चाहिए नहीं। हमारे को क्या चाहिए था, y1 स्टार, उसके लिए हमने x1 निकाला, और x1 आया इक्विलिब्रियम वो लगा करके, बैलेंस लगा के। अब हमारे को पता है इस इक्वेशन में y1 पता चल गया, y1 स्टार पता चल गया, y2 पता चल गया, y2 स्टार 0 है, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म भी पता है। ये पता चलने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये लॉग मीन है, और यहीं पे y1 और y2 पता है, तो उससे हम NTU निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग NTU निकालते हैं। इसके बाद मेरे पास NTU का एक और फॉर्मूला होता है, जब मेरा एब्जॉर्प्शन फैक्टर हमारे को आसानी से पता रहता है। अगर हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर LS बाय MGS जो है हमें आसानी से मिल रहा है, तब हम लोग NTU का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ln ऑफ y1 माइनस mx2 डिवाइडेड बाय y2 माइनस mx2 इंटू 1 माइनस a का वैल्यू तो हमेशा 1 से ज़्यादा रहता है, तो 1 बाय a करते हैं, प्लस 1 बाय a आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय a। ये मेरा फॉर्मूला होता है जब हम लोग NTU में a का वैल्यू हमारे को पता होता है। ये सेम है, सेम ही इक्वेशन है लगभग क्रैमसर इक्वेशन की तरह, लेकिन इसमें नीचे क्या आ रहा है, नीचे ln का टर्म नहीं आता। जैसे यहाँ पे ln का टर्म आता है, बाकी सारा सेम है, वैसे यहाँ पे भी बाकी सारा सेम रहता है। तो इससे हम लोग डायरेक्टली NTU निकाल सकते हैं अगर a का वैल्यू हमारे को पता है तो। y1 तो पता होता है, mx2 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये सब बहुत आसान टर्म है, ये हमारे को पता रहती है, बस इस वैल्यू से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और हमारे को ये नोट करके रखना है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन मेरा फिजिबल कब होता है। ये मेरा फिजिबल होता है जब टेम्परेचर मेरा लो होगा और मेरा हाई प्रेशर होगा, ये तब मेरा फिजिबल होता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। और ये सेम है, सेम विद द केस ऑफ किसका, सेम विथ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के केस में भी हमारे को क्या होता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। अब एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन में क्या करते हैं कि एडजॉर्प्शन में बस एक डायग्राम होता है जिसमें हम लोग लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है और एक फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। तो फ्रेंडलिच FREUNDLICH एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें क्या होता है, इसमें x बाय m इज इक्वल टू k इज़ अ कॉन्स्टेंट, p टू द पावर 1 बाय n होता है, जहाँ पर x बाय m क्या बता रहा है और p तो प्रेशर बताएगा, और x बाय m क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हुआ है एड्जॉर्बेंट के ऊपर। एड्जॉर्बेट जो है कितना एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ है, ये बताता है। एड्जॉर्प्शन में होता क्या है, एड्जॉर्बेंट होता है, ये मेरा सरफेस होता है एड्जॉर्बेंट, इस सरफेस पे मेरा एड्जॉर्बेट, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा यहाँ पे आकर के चिपकेगा, ये क्या होता है एड्जॉर्बेट, और ये क्या होता है एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्बेट आकर के एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये मेरा इसका रिलेशन होता है। यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है कि x बाय m और यहाँ पर होता है p, और इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, और ये अलग अलग लाइंस होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर मेरा आ रहा है यहाँ पे 195, तो जैसे जैसे मेरा x बाय m बढ़ेगा सेम प्रेशर पे, तो टेम्परेचर मेरा घटते जाता है। ये टेम्परेचर में 273 केल्विन है, ये मेरा मान लेते हैं 244 केल्विन मान लेते हैं, और ये टेम्परेचर है।
तो जैसे जैसे हम लोग x/m की वैल्यू एड्जॉर्प्शन जैसे मेरा बढ़ते जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो मतलब कि जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा उतना टेम्परेचर कम होगा, मतलब कि लो टेम्परेचर पे फिजिबल होगा। यहाँ से ये पता चल रहा है कि लो टेम्परेचर पे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हमारे को मिलता है। दूसरा हमारे को क्या बोला है, हाई प्रेशर। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि उस एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन को पकड़ते हैं, ये रही वो लाइन, इस लाइन को पकड़ा। अब मेरे पास टेम्परेचर देख रहे हैं, प्रेशर को देखते हैं। इस प्रेशर पे, इसी टेम्परेचर पे, ये सेम टेम्परेचर है 273 पे, हमारे पास एड्जॉर्प्शन कम मिला, x/m कम मिला, तो मतलब एड्जॉर्प्शन कम मिला। अब इसी लाइन पे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया उसी टेम्परेचर पे देखा तो हमें एड्जॉर्प्शन क्या मिला, ज़्यादा मिला। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है कि हाई प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी मेरा ज़्यादा होगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये होता है मेरा फ्रेंडलिट्ज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बताता है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे मेरा फिजिबल होना चाहिए। उसके बाद आता है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या बताता है, ये बताता है कि थीटा इज इक्वल टू Q/Q मैक्स। ये क्या बताता है, KPa/1 + KPa। K इज़ अ कांस्टेंट एंड P इज़ अ पार्शियल प्रेशर। ये बताता क्या है कि जो मास ऑफ एड्जॉर्बेट है वो, कि कितना मास ऑफ एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्ब हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट डिवाइडेड बाय कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो सकता था एड्जॉर्बेंट के ऊपर। समझ में आया, कितना मैक्सिमम हो सकता था, कितना मैक्सिमम हो सकता था और उसमें से कितना हुआ वो बता रहा है ये। और हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन मिलता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हम लोग क्या देखते हैं, फिजिकल में हमारे बॉन्ड्स कौन से होते हैं, हमारे पास बॉन्ड होता है मेरे पास वैन डर वाल। और यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमारे पास केमिकल बॉन्ड आएगा, केमिकल बॉन्ड्स आ जाते हैं। इसमें से इंथैल्पी जो होता है ना, इसका लो इंथैल्पी होता है, लो इंथैल्पी, एंड इसका इंथैल्पी मेरा क्या होता है, हाई होता है। ये मेरा लो टेम्परेचर पे भी फेवरेबल होगा लो टेम्परेचर पे, और ये मेरा हाई टेम्परेचर पे भी फेवरेबल हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल। और ये मेरा क्या होता है कि इसको हम लोग रिवर्सिबल कर सकते हैं, ये मेरा रिवर्सिबल हो सकता है फिजिकल वाला, लेकिन केमिकल वाला मेरा रिवर्सिबल नहीं होता, तो इरिवर्सिबल होता है। और कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं एड्जॉर्प्शन के, जैसे मेरे पास होता है कि सिलिका पानी का हम लोग देखते हैं कि सिलिका जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो एड्जॉर्प्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। फिर मेरा विंडोज़ में जैसे ये विंडो है, तो विंडो में मिस्टी विंडोज़ हो सकते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स आकर के विंडो के सरफेस पे चिपक जाएँ, तो उसको हम लोग एड्जॉर्प्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या होता है कि फ्रुक्टोज़ का सेपरेशन हम करेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज टूटता है ना फ्रुक्टोज और सुक्रोज में, तो उस तरीके से हम लोग ग्लूकोज का जो सेपरेशन होता है वो भी मेरा एड्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल होता है। और सल्फर अगर हम हटा रहे हैं, रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस में से सल्फर की अमाउंट मिलती है वो अगर हम हटा रहे हैं तो वो भी मेरा एक एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल होता है। फिर मेरे पास क्या आता है, एक 3 कर्व होते हैं, एक सीधा कर्व और एक आता है ऐसा कर्व, और फिर एक उसको कट करने वाला कर्व आता है, ये कर्व और एक ऐसा। तो ये ऐसा कर्व होता है, ये x/m वर्सेस m का कर्व है, मतलब x/m वर्सेस x का कर्व है। ये x क्या बताता है कि कितना kg ऑफ एड्जॉर्बेंट है, kg ऑफ एड्जॉर्बेट पर kg ऑफ फ्लूड, कितना फ्लूड है। ये यहाँ पे कौन सा कर्व किसको बता रहा है, बस वो हमें ध्यान में रखना है। ये मेरा लीनियर कर्व है, ये तो ठीक है। ये मेरा होता है लैंगम्यूर वाला, जो कट मार रहा है वो लैंगम्यूर होगा, और ये होता है दूसरा वाला होता है मेरा फ्रेंडलिच, FREUNDLICH, फ्रेंडलिच वाला, और ये होता है लैंगम्यूर वाला, ये लीनियर कर्व होता है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। इसके बाद मेरे पास आता है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं एड्जॉर्प्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस थोड़ा सा चीज़ है जो है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन वाला जो हमने पढ़ा है। यहाँ से आता है ये, यहाँ से आता है ये, काउंटर करंट वाला वे में हमने बना दिया। अब
इसमें हमारे पास हमेशा इक्विलिब्रियम रिलेशन यहाँ पे भी दी रहती है। अब यहाँ पे y और x के फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे q और c के फॉर्म में रहता है। q इज इक्वल टू कुछ लिखा रहेगा 0.25 टाइम्स ऑफ c, और q की भी डेफिनेशन लिखी होगी और c की भी डेफिनेशन लिखी होगी। c क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, और ये क्या होता है, q इसमें बताता था कि कितना kg ऑफ एड्जॉर्बेट है पर kg एड्जॉर्बेंट, kg एड्जॉर्बेट पर kg एड्जॉर्बेंट, ये बताता है। और सी मेरा कंसंट्रेशन बताता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सी और सी एफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड और एफ फ्लो रेट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू एम और एम मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ हम सॉलिड डाल रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन एड्जॉर्प्शन के लिए, और क्यू एम हमेशा प्योर होता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे भी जीरो ही यूज़ करते हैं। और बाहर क्या निकलेगा, एम और क्यू, यहाँ पे क्या निकलेगा, सी और एफ। बस ये चीज़ हमारे पास रहती है। फिर हमें क्या निकालना है, एफ इक्वेशन लिखना है वापस, एफ सी एफ प्लस एम क्यू एम इक्वल टू एम इंटू क्यू प्लस सी इंटू एफ। ये हमेशा ज़ीरो होता है। अगर हमारे को बोला है कि कितना अमाउंट ऑफ फाइंड द परसेंटेज ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, जैसे फिनॉल मान लेते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फिनॉल एक्सट्रैक्टेड, तो हम कैसे निकालेंगे, तो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो इनिशियली मेरे पास कितना था, सी एफ था, उसमें से सी निकल गया, तो ये क्या हुआ है, एक्सट्रैक्ट हो गया। तो सी एफ माइनस सी कर देंगे डिवाइडेड बाय इनिशियली मेरा कितना था, सी एफ था, ये मेरा, और इंटू 100 कर देंगे तो मेरा परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा परसेंटेज ऑफ फिनॉल एक्सट्रैक्टेड, कितना एक्सट्रैक्ट हो गया, कितना बाहर, कितना मेरा चला गया एड्जॉर्बेंट, जो मेरा ये आया एड्जॉर्बेंट, ये जो एम है मेरा एड्जॉर्बेंट है, और एड्जॉर्बेंट मेरा क्या हो सकता है, केजी में आएगा। ये 3 kg मान सकते हैं, 4 kg मान सकते हैं। ये मेरा एड्जॉर्बेंट हमने कितना यूज़ किया, बाहर भी उतना ही निकलेगा 3 kg। और सी एफ कंसनट्रेशन मेरे पास गिवन होगा, वहाँ से हम लोग फाइनल कंसनट्रेशन निकाल लेंगे, फ्लो रेट हमारे को पता होगा, और एफ तो चेंज होगा नहीं, तो एफ चेंज नहीं होगा तो बस उसको वही सेम रखना है। इसका यूनिट होता है 2.5 मीटर क्यूब मान लेते हैं, और यहाँ पे भी 2.5 मीटर क्यूब ही आएगा। यहाँ पे 3 kg है और यहाँ पे क्यू एम तो ज़ीरो है। यहाँ पे Q का रिलेशन मेरे पास C के साथ दिया ही हुआ है, तो वहाँ से हम लोग M मेरा कितना आ रहा है 3, और Q का आएगा 0.25, और प्लस यहाँ पे क्या है, इनिशियली F कितना है 2.5 मान लेते हैं, और CF भी कुछ मान लेते हैं। CF कितना मान ले, 0.25 मान लेते हैं। जीरो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा 0.25, इसका यूनिट है kg फिनॉल पर मीटर क्यूब, मतलब kg पर मीटर क्यूब, मास कंसंट्रेशन kg पर मीटर क्यूब आ गया ऑफ सोल्यूशन। फिर यहाँ से 0.25, तो यहाँ से क्या बचा, kg बचा, और प्लस 0 इज इक्वल टू ये, मतलब 2.5 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 3 इंटू ये प्लस c इंटू एफ। तो ये 0.25 क्या है, c है, और यहाँ पे c रहेगा, और f तो सेम ही है, तो 2.5, तो यहाँ से हम c निकाल सकते हैं। c मेरा निकल गया, सी एफ माइनस सी बाय सी एफ करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो हम निकाल सकते हैं। और अगर हमसे पूछा है कि फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ कुछ भी रिमेनिंग अगर चाहिए, तो उसके लिए सी बाय सी एफ करना होता है, कि इनिशियल अमाउंट से कितना फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर रिमेनिंग मेरा अगर है, तो सी बाय सी एफ करना होगा। फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल वाटर रिमेनिंग, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।